अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है न्यूज़ स्टोरी खौफनाक आसेब की कहानी। पथरीली सड़क पर बग्गी पूरी रफ्तार से दौड़ती चली जा रही थी। प्रोफेसर वैनफोर्ड ने खिड़की से झांक कर देखा कि मंजिल नज़दीक आ गई थी, लेकिन प्रोफेसर की बेचैनी में इजाफा हो गया। उसे वार्षिक का ख़त उस वक़्त मौसूल हुआ था जब वो लंदन क्लब के पुररौनक अहाते में बैठा बियर से जी बहला रहा था। वार्षिक उसका गहरा दोस्त था। वो ख़त मिलते ही चल पड़ा। उसकी बग्गी इस वक़्त ऑस्ट्रेलिया के वीरान देहाती इलाके से गुज़र रही थी। वो आने वाले लम्हों के खौफ से खौफज़दा नहीं था। मावराई अलूम से उसे हमेशा से दिलचस्पी थी। बरसों पहले जब वो एक नौजवान तालिबे इल्म था और इल्मे कीमिया की तालीम पा रहा था, तब से ही उसे मावराई अलूम से दिलचस्पी पैदा हो गई थी। और यही वो बात थी जो उसकी और नवाब वारसिक की दोस्ती का बाइस बनी थी। और वारसिक ने वैनफोर्ड को अपनी इस मुहिम में शरीक कर लिया, जो वो अपने आबाई मकान पर काबिज रूह को भगाने और उससे निमटने के लिए शुरू करने वाला था। नवाब वारसिक का आबाई घर आसेब ज़दा था और पिछली नस्ल से उसके ख़ानदान के लिए नाकाबिले रिहाइश था। सड़क ने जूं ही एक मोड़ पर बल खाया, किले की पथरीली दीवार नमूदार हो गई, जिसने रास्ते को कदरे तंग कर दिया था। कोचवान प्रोफेसर के ऐन सामने बैठा हुआ था, इसलिए प्रोफेसर सामने का मंजर बखूबी नहीं देख सका। कुछ ही देर के बाद बग्गी एक बोसीदा किले के सामने खड़ी थी। यही वैनफोर्ड की मंजिल थी। वो बग्गी से नीचे उतर आया। अपना भारी सूटकेस संभाले वो इमारत के दरवाजे की तरफ बढ़ा। वैनफोर्ड ने दरवाजे पर दस्तक दी और इमारत का जायज़ा लेने लगा। किला नुमा ये इमारत एक पहाड़ की चोटी पर वाक़या थी, जिसके सामने खुला मैदान था। इमारत की दीवारें मजबूत और बुलंद थी। ये एक मुस्ततील इमारत थी, जिसकी दीवारें खुद रू जंगली बेलों से ढकी हुई थी। चंद सेकंड बाद ही उसे कदमों की चाप सुनाई दी, जो दम बदम दरवाजे के नज़दीक आती जा रही थी। फिर कफल में कुंजी घूमने की आवाज़ आई और भारी कम दरवाज़ा शोर मचाता हुआ खुल गया। प्रोफेसर वैनफोर्ड के सामने बेहिंगम जिस्म का मालिक एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने दस्ताने पहन रखे थे और वो लालटेन हाथ में लिए हुए था। उसने उसकी जर्द रोशनी में वैनफोर्ड को गौर से देखा। उसके अंदर धनसी आंखें तारीकी में शोलों की तरह दहक रही थी। वो चंद सानिये तक बगौर उसे घूरता रहा। फिर उसने एक तरफ हटते हुए वैनफोर्ड को अंदर आने का इशारा किया। जो ही वैनफोर्ड ने दरवाज़ा अबूर किया और इमारत के अंदर कदम रखा, बूढ़े आदमी ने दरवाजे को फिर से मुकफ़ल कर दिया। वैनफोर्ड का जिस्म लम्हा भर के लिए खौफ से मफलूज हो गया, लेकिन अगले ही लम्हे वो बेखौफ अंदाज में बूढ़े के पीछे पीछे चलता हुआ अंधेरी और सर्द गैलरी में से गुजरने लगा। लालटेन की जर्द रोशनी में राहदारी एक तारीक गार की तरह दिखाई दे रही थी। ठंडी राहदारी को अबूर करके वो एक हाल में पहुंच गया। आतिशदान में आग रोशन थी। हाल का फर्नीचर कदीम तर्ज का था, जो सिर्फ चंद कुर्सियों और एक मेज़ पर मुश्तमिल था। मेज़ पर 2 मोमबत्तियां जल रही थीं, जिनके शोले सीधी उंगली की तरह
ऊपर को उठे हुए थे और बिल्कुल साकत थे, उनमें ज़रा भी हरकत ना थी। बूढ़े ने वंडफोर्ड को बैठने के लिए कहा और एक प्याले में गर्म सूप लाकर उसके सामने रख दिया। उसने खामोशी से सूप पीना शुरू कर दिया। जो ही प्याला खाली हुआ, बूढ़े ने जेब से एक बंद लिफाफा निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। प्रोफेसर वंडफोर्ड ने अपनी कुर्सी घसीट कर मेज़ के करीब की और लिफाफे को खोला। लिफाफा खुलते ही मुड़ा तुड़ा हुआ एक कागज़ उसके हाथ में आ गया, जिस पर शिकस्ता तहरीर में कुछ लिखा हुआ था। तहरीर का अंदाज इस खत से मुशाबे था जो उसे लंदन क्लब में मौसूल हुआ था। इसका मतलब था वो तहरीर नवाब वारसक ही के हाथ की थी। उसने खत पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे दोस्त, हालात में बहुत तेज़ी से तब्दीली वाक़या हुई है। जिस वक़्त मैंने तुम्हें लंदन क्लब की मार्फत ख़त लिखा था, तब भी मुझे यकीन था कि मैं अपने आबाई मकान पर काबिज़ बदरूहों का ख़ात्मा कर देने में कामयाब हो जाऊंगा। लिहाजा मैंने अकेले ही बदरूहों को भगाने का अमल शुरू कर दिया। बदरूहों ने हर मुमकिन कोशिश की कि मुझे खौफज़दा किया जाए, मगर मैं उनके मुकाबले में डटा रहा। इस बात से बेखबर नहीं था कि बदरूहों को फना करने और उनका मुकाबला करने का अमल इतना कामयाब नहीं होता जितना कि इल्म कीमिया के फार्मूले। उस मरहले पर मुझे तुम्हारे इल्म से फ़ायदा उठाना चाहिए था और तुम्हें ख़त लिखने के बाद तुम्हारी आमद का इंतज़ार करना चाहिए था। लेकिन मेरे दोस्त, मेरी जल्दबाजी की आदत मुझे ले डूबी। अपनी इब्तदाई कामयाबी और हद से बढ़ जाने वाली खुद एतमादी ने मुझे ये मुहिम जारी रखने पर उकसाया। कल रात जब 14वीं शब का चांद नीले आसमान पर जगमगा रहा था, मैंने एक वीराने में उन बदरूहों को बुलाने का अमल शुरू कर दिया। ज़रा देर बाद ही फ़िज़ा खौफनाक कहकों से गूंज उठी और हवा में नाखुशगवार बू फैल गई। मुझे यूँ लगा जैसे किसी नादीदा भारी वजूद ने मुझे दबोच लिया हो। मेरी पिसलियाँ कड़कड़ा रही थी, मगर मैंने हिम्मत ना हारी और अमल जारी रखा। कुछ देर बाद कहकों की आवाज़ मदहम हुई और बदबू भी मादूम हो गई। अब मैं खुद को नादीदा दबाव से आज़ाद महसूस कर रहा था। ये सोचकर कि मेरे रगो वपे में मुसर्रत की लहर दौड़ गई कि सूरत हाल मेरे कंट्रोल में थी। मैंने अमल ख़त्म होते ही बोतलों का महलूल प्याले में उंडेलना शुरू कर दिया और जब आखिरी बोतल भी खाली हो गई तो मुतमिन होकर नीचे इंतज़ार करने लगा। लेकिन फिर मेरे दोस्त, जो कुछ हुआ वो मेरी तवक्का के बरअक्स था। महलूल आहिस्ता आहिस्ता पकने की बजाय एकदम उबला और भाप बनकर प्याले में से गायब हो गया। मैं यकदम ही नढाल हो गया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन ये पेशमानी बाद अज़ वक़्त थी। रूहों ने यकदम ही मुझे घेर लिया। अब मेरे लिए उस कमरे से निकलना और बदरूहों के शिकंजे से बचना महाल हो चुका था। मुझे अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हो रही है। कमज़ोरी बढ़ती जा रही है। शायद मैं करीबल मर्ग हूँ। मेरा मुलाजिम कारल, जिस पर आसेब का ज़रा भी असर नहीं होता, तुम्हारी खिदमत के लिए मौजूद है। तुम मुझे उस सहरज़दा माहौल से निकालने में मेरी मदद करो। कारल तुम्हें मेरे कमरे में ले आएगा, जाने मैं तुम्हें ज़िंदा मिलूं या मुर्दा। मदद मेरे दोस्त, मदद। तहरीर बेरबत और टूटी फूटी थी, लेकिन इस तहरीर से प्रोफेसर वंडफोर्ड को हालात समझ लेने में ज़रा भी दुश्वारी ना हुई। ख़त तय करके उसने जेब में रखा और सर झुका लिया। वो कुछ सोच रहा था।
बूढ़ा मुलाजिम कार्ल अपनी नजरें उसके चेहरे पर गाड़े हुए था, नफरत भरी नजरें जिनमें हकारत का समंदर मौजूद था। लेकिन जो ही वैंडफोर्ड ने अपना सर ऊपर उठाया, कार्ल के बशरे से नफरत के आसार गायब हो गए। अब उसका अंदाज खुशामदाना था और चेहरे पर मस्कीनियत तारी थी। वैंडफोर्ड ने कुर्सी पीछे खिसकाई और उठते हुए कहा, मुझे अपने आका के कमरे में ले चलो। कार्ल की आंखों में तेज चमक उभरी, लेकिन फौरन ही माधूम हो गई। एक अंधेरी राहदारी से गुजरकर वो दोनों एक दरवाजे के पास जा पहुंचे। कार्ल ने दरवाज़ा खोला और ताज़ीमी अंदाज में झुककर वैंडफोर्ड को अंदर जाने का इशारा किया। टार्च दाएं हाथ में दबाए वैंडफोर्ड बेधड़क कमरे में दाखिल हो गया। जो ही वो कमरे में घुसा, अकब में जोरदार आवाज आई। उसने पलटकर देखा, दरवाज़ा बंद हो चुका था और अब वो अकेला उस कमरे में खड़ा था जिसे वो ठीक से देख भी ना पाया था। हवा में नमी और बदबू थी। गिर्द से अटे फर्श पर चूहे इधर से उधर भाग रहे थे। वो उस कमरे से गुजरता हुआ दूसरे कमरे में आ गया, जहां जलती हुई चंद मोमबत्तियां और आतिशदान में सुलगती हुई आग थी, जिसके शोले दीवारों और छत पर बेहानक सायों के रूप में रक्सा थे। कमरे में सिर्फ एक खिड़की थी जिसमें शीशे लगे हुए थे। कमरे के ऐन वस्त में एक मेज पर एक किताब ऊंधी रखी हुई थी। किताब के नज़दीक ही रंगदार महलूल की बोतलें और एक स्याह पत्थर का प्याला पड़ा हुआ था। दीवार के साथ एक पलंग बिछा हुआ था जिस पर उसका दोस्त नवाब वारस चित पड़ा था। उसके बशरे से खौफ अयां था। वैंडफोर्ड को देखकर उसके खुश्क होंठ खफीफ अंदाज में लर्जे, मगर हल्क ने आवाज को गुजरने का रास्ता देने से इनकार कर दिया। वारसक शदीद कर्ब के आलम में था और बेचैनी से हाथ पांव मार रहा था। उसके सरहाने एक भरी हुई बंदूक रखी हुई थी जिसमें से सिर्फ एक ही गोली चलाई गई थी। वैंडफोर्ड ने देखा मेज पर बदरूहों को भगाने में काम आने वाले अमलियात का सारा सामान मौजूद था। वो मेज के पास जाकर खड़ा हुआ। बेख्याली में उसने मेज के तख्त के नीचे हाथ फेरा तो उसकी उंगलियां किसी सख्त सी चीज से टकराईं। उसने झुककर उसे बाहर निकाल लिया। ये एक स्याह डायरी थी जिसे टेप की मदद से मेज की निचली सतह से चिपका दिया गया था। वैंडफोर्ड ने कुर्सी घसीटी, उस पर बैठ गया और डायरी की वर्क गर्दानी करने लगा। डायरी को देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गई थीं। डायरी बेशक बेशतर जगह से खाली थी, अलबत्ता कहीं कहीं उसमें तवील अंदराजात भी मौजूद थे। डायरी पर जेम्स का नाम लिखा हुआ था। वैंडफोर्ड चौंक पड़ा। जेम्स उसके दोस्त वारसक के बाप का नाम था। वैंडफोर्ड की नज़र एक सफ़े पर जम गई। ये एक तवील इबारत थी। उसमें लिखा था, मेरे चचा काउंट फ्लियर कुछ अरसे से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो महल में गोशा नशीन हैं। ज़मीनों की देखभाल, शिकार और घुड़सवारी के अलावा उन्हें कोई शौक नहीं रहा। मेरे चचा ने मुजर्द ज़िंदगी गुजारी है। मैं चूँकि उनके भाई का अकलौता बेटा हूँ, लिहाजा उन्होंने मेरी परवरिश इस अंदाज में की है जैसे मैं उन्हीं का बेटा हूँ। प्रोफेसर वैंडफोर्ड ने डायरी के अवराक उल्टे, चंद सफ़े खाली थे। फिर एक जगह लिखा था, मेरे चचा काउंट इस वक्त उम्र की उस हद से तजावुज़ कर चुके हैं। उन्हें जंग की अहमियत का यकसर एहसास ना था। ना ही उन्होंने वार फंड में अतिया दिया, ना फौजी भर्ती में लोगों के साथ काम किया और ना ही अपने नवाबाना अखराजात कम किए। अलबत्ता उन्होंने लंदन के एक अखबार को ख़त ज़रूर भेज दिया
जिसमें लिखा था कि किसी जंगी महाजर को उनके पास भेज दिया जाए ताकि वो उसकी मदद कर सकें। अब ये एक इत्तफाक ही था कि अखबार की तरफ से जो महाजर उनके पास पहुंचा वो एक औरत थी, गूंगी औरत। वो बेल्जियम की रहने वाली थी। उसकी उम्र तकरीबन 25 वर्ष की थी। वो औरत उसी इमारत के एक कमरे में रहने लगी। वो चमकदार चेहरे और बालों से भरे हाथों की मालिक थी, सफाई पसंद ना थी और बेहद खाती और बेहद सोती थी या फिर सोफे पर बैठी किताबें पढ़ती रहती थी। उस लड़की के आने से मेरे चचा की ज़िंदगी में अजीब तब्दीली रूनुमा हुई। वो उसमें दिलचस्पी लेने लगे। वो लड़की सिर्फ खाने के वक़्त उनके सामने आती और अपना चेहरा कुछ संवार लेती। वो लड़की मेरी चचा की तवज्जो का ऐसा मरकज़ बनी कि धीरे धीरे चचा उससे बाप जैसी मोहब्बत करने लगे। जंग ख़त्म हो गई, सारे मुहाजिरीन अपने अपने वापस चले गए, लेकिन उस लड़की के बेल्जियम जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे चचा ने उसे कानूनी तौर पर अपना मुतम्बी यानी बच्चा गोद लेना, कानूनी तौर पर किसी को बेटा या बेटी बना लेना बना लिया। मुझे इस बात की खबर हुई तो सख्त अफसोस हुआ। एक ऐसी शख्सियत को मेरे मुकाबले में तरजीह दी गई थी जो गंवारों की तरह रहती और उन्हीं की तरह हरकतें करती थी। बहरहाल उसके बावजूद मैं हर साल यहाँ आता रहा। मैं चचा पर अपनी नाराज़गी का इजहार नहीं करना चाहता था। डायरी का वर्क उस जगह पहुंचकर ख़त्म हो गया। वनफोर्ड ने मज़ीद अवराक पलटे, एक जगह वो रुक गया। अब मैं यहाँ 3 वर्ष के बाद आया हूँ और इरादा है कि 1 हफ़्ता यहाँ रुक कर वापस चला जाऊँ। लेकिन जिस शाम मैं यहाँ पहुँचा तो रात के खाने पर देखा कि चचा कुछ परेशान से थे, जैसे अंदर ही अंदर कोई कर्ब उन्हें खाए चला जा रहा हो। वो बेल्जियन लड़की उसी तरह हट्टी कट्टी थी, बल्कि अब औरत नज़र आने लगी थी। खाने के दौरान चचा ने मुझसे सरगोशी में कहा कि मैं उन्हें उनके कमरे में मिलूं। मुझे यूँ लगा जैसे वो अपने जायदाद वाले फैसले पर पशेमान हों और उसी बारे में मुझसे कुछ गुफ्तगू करना चाहते हों। उसी वक़्त आतिशदान में लकड़ी चटकने की आवाज़ आई। मैंने खामोश होकर पहले उसकी तरफ देखा, फिर चचा की तरफ और कुर्सी घसीट कर उनके पास बैठ गया। चचा काउंट फ्लेयर ने जो कुछ मुझे बताया उसका खुलासा ये था कि आज से 25 वर्ष बेशतर उन्होंने एक खातून हाउस कीपर को मुलाजम रखा था। उस दराज कद हाउस कीपर की उम्र 30 के करीब थी। चचा ने मुझे उसके चाल चलन के बारे में तो कुछ ना बताया, अलबत्ता ये ज़रूर कहा कि वो औरत बाज़ गैबी ताकतों की मालिक थी। वक्त गुजरता गया। एक दिन वो औरत चचा के पास आई और कहा, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरी कोख में तुम्हारा बच्चा परवरिश पा रहा है। उस औरत को उम्मीद थी कि चचा उनसे शादी कर लेंगे, मगर वो ये सुनकर बरहम हो गए। चचा ने उसे सिर्फ उस वक्त तक महल में ठहरने की इजाज़त दी जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता। उस औरत ने चचा की बरहमनी को नज़रअंदाज कर दिया और किसी पुर इसरार ज़ुबान में कुछ बड़बड़ाने लगी। चचा ने उस औरत को महल के एक दूर आफ्तादा हिस्से में मुंतकिल कर दिया और एक नई खातून हाउस कीपर रख ली। चंद माह बाद उस औरत ने एक लड़के को जन्म दिया। मुलाजम की ज़ुबानी चचा को इल्म हुआ कि औरत करीबन मर्ग है और उन्हें याद करती है। चचा अगरचा उससे मुतनफर थे, ताहम उससे मिलने चले गए। उन्हें देखते ही वो औरत फिर बड़बड़ा उठी और चचा को दिखाते हुए बोली, ये लड़का तुम्हारा जानशीन है। मैंने इस लड़के को बता दिया है कि मुस्तकबल में इसे क्या करना है।
اور مجھے یقین ہے کہ یہ لڑکا واقعی میرا بچہ ثابت ہوگا۔ یہ میرا انتقام تم سے اور تمہاری اولاد سے لے گا۔ میری روح اس کی مدد کرے گی۔ عورت کا تیز لہجہ اور بگڑے تیور دیکھ کر چچا سہم گئے، لیکن انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ایک ناجائز بچہ ان کا جانشین نہیں ہو سکتا۔ پھر جب واپس آنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ بچے کے دونوں ہاتھ کی تیسری انگلیاں غیر معمولی طور پر بڑی تھی۔ چچا سانس لینے کے لیے رک گئے اور میری طرف دیکھنے لگے۔